Hi guys, myself Pushpraj. I welcome you to my channel HP Study Expert. I hope you all are doing well and your preparation is going very well. Our today's video is about CDP MCQs which are based on their explanations. तो इस वीडियो में जो है हम बात करेंगे CDP के 10 क्वेश्चंस करेंगे और उन 10 क्वेश्चंस में जो इम्पोर्टेंट रहता है उसको हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और डिस्कस भी करेंगे, तो जिससे ये 10 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो ये हमारी जो CDP MCQs बेस्ड क्वेश्चंस की उनके साथ एक्सप्लेनेशन की जो ये सीरीज है उसकी ये क्लास दूसरी है, जिसमें हम आज भी 10 नए क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके CTET और जो भी HP टेट या UP टेट और जो भी अदर स्टेट के जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हैं, एग्जाम है रहने वाले हैं, उनके लिए CDP के ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इसमें हम साइकोलॉजी और पेडागोजी दोनों के मिक्स क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो पहले क्वेश्चन के साथ। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। स्ट्रेस ऑन ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इनमें से किसके ऊपर स्ट्रेसेस डालता है, किसके ऊपर किसकी बात करता है। ठीक है, तो इसमें फ्लुएंसी है ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 है अप्रोप्रिएटनेस, ऑप्शन 3 है एक्यूरेसी और ऑप्शन 4 है लिसनिंग स्किल। देखिए, जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है आपका इंग्लिश और हिंदी पेडागोजी दोनों में, वो फोकस करता है आपका एक्यूरेसी के ऊपर, यानी कि ऑप्शन 3 के ऊपर फोकस करता है। ठीक है, और ये ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जो है ये इसको क्लासिकल मेथड भी कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत पुराना मेथड है, काफ़ी टाइम से ये मेथड यूज़ किया जा रहा है और ये मेथड फोकस करता है एक्यूरेसी के ऊपर। तो जनरली इस मेथड की अगर बात करूं तो इसमें जो पहला स्टेप रहता है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में किसी भी लैंग्वेज को लर्न करने के लिए, लर्निंग ए लैंग्वेज, वो रहता है कि मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स, कि कैसे हमने नए वर्ड्स के मीनिंग जो है वो पाने हैं, उनको खोजना है, उनको मतलब अपनी मेमोरी में लाना है। और जो फ्रेजेस रहते हैं और जो सेंटेंसेस रहते हैं वो उसके बाद आते हैं। पहले आएगा आपका वर्ड्स को सीखना, उसके बाद आएगा आपके फ्रेजेस को सीखना, और जब वर्ड्स और फ्रेजेस वाला हमारा सेक्शन पूरा हो जाता है तब हम सीखते हैं सेंटेंसेस, उसके बाद आते हैं सेंटेंसेस। तो इसमें वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस, इस तरह से ये ट्रांसलेशन मेथड काम करता है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड काम करता है। तो पहले आएगा वर्ड्स, फिर देन फ्रेजेस एंड देन सेंटेंसेस, देन वी लर्न टू ट्रांसलेट द सेंटेंस। तो ये आपका इस तरह से काम करता है। phrases and sentences are taught by the means of word forward and translations into mother tongue। ठीक है, तो जनरली मतलब क्या है कि इसमें मदर टंग में ट्रांसलेशन करवाया जाता है ताकि हमारी जो लैंग्वेज लर्निंग है वो और आसानी से हो जाए। तो ग्रामर ट्रांसलेशन फोकस करता है एक्यूरेसी के ऊपर ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इन एजुकेशन जॉन डीवी स्ट्रेस्ड ऑन, जॉन डीवी जो है इनमें से किसके ऊपर ज्यादा स्ट्रेस डालते हैं। तो देखिए, जॉन डीवी जो है सबसे ज्यादा यहाँ पे किसके ऊपर स्ट्रेस डालते हैं। तो ऑप्शन 1 है लर्निंग बाय डूइंग, ऑप्शन बी 2 है रोट लर्निंग जिसको हम रट्टा मार भी कहते हैं, और अथॉरिटेरियन टीचिंग मेथड्स हैं, और इमिटेशन एंड मॉडलिंग है। तो देखिए, इन एजुकेशन के शिक्षा में अगर बात करें जॉन डीवी की, तो जॉन डीवी जो है बात करता है लर्निंग बाय डूइंग में, यानी कि हम जो है वो कुछ करके सीखने की बात करते हैं, हम कुछ करते हैं और उसके बाद सीखते हैं। तो जॉन डीवी की बेसिकली बात करें तो ये आपके यूएसए के फिलोसोफर रहे हैं और साइकोलॉजिस्ट भी रहे हैं, जॉन डीवी 20th सेंचुरी के। और जॉन डीवी ने जो है एक फिलॉसफी दी थी जिसको यूनिटी ऑफ थ्योरी या प्रैक्टिस भी कहा जाता है। तो डीवी का जो एजुकेशनल फिलॉसफी है उसने हेल्प की है काफ़ी, प्रोग्रेसिव एजुकेशन की जो मूवमेंट थी उसको आगे बढ़ाने के लिए। और एक वर्ड है जैसे कि एक्सपेरियंशियल एजुकेशन, जो एक्सपेरियंशियल एजुकेशन की बात करें, लर्निंग बाय डूइंग में आता है ये। ठीक है, एक्सपेरियंशियल एजुकेशन, एक्सपेरियंशियल TI स्पेलिंग का थोड़ा आप देख लीजिएगा। एक्सपेरियंशियल एजुकेशन कि पहले जो है बच्चों से एक्सपेरिमेंट करवाएंगे, और जैसे हम बच्चों से एक्सपेरिमेंट करवाएंगे, एक्सपेरिमेंट के कुछ प्रोग्राम्स करवाएंगे, तो उनकी लर्निंग जो है उसको करके द्वारा वो जल्दी उसको सीखेंगे, मतलब उनकी कंसंट्रेशन अच्छी रहती है जब वो लर्निंग बाय डूइंग वाला मेथड फॉलो करते हैं। ये किसने कहा, ये कहा जॉन डीवी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द आइडिया ऑफ बेसिक एजुकेशन वाज प्रोपाउंडेड बाय
कि बेसिक एजुकेशन का जो आइडिया है वो किसने प्रोपाउंड किया है इनमें से? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी। तो देखिए जो बेसिक एजुकेशन की बात की है वो महात्मा गांधी ने की है। गांधी जी का जो बेसिक एजुकेशन का जो आइडिया था वो एम्फेसाइज करता है ज़्यादा क्राफ्ट सेंटर्ड एजुकेशन के ऊपर। मतलब कि जो क्राफ्ट सेंटर्ड का मतलब यहाँ पे क्या रहता है कि क्राफ्ट सेंटर्ड का मतलब रहता है कि व्यक्ति के जो है कुछ उसने लर्निंग बाय डूइंग वाला सिस्टम रहता है कि व्यक्ति को कुछ स्किल आनी चाहिए, ठीक है, कुछ स्किल व्यक्ति के द्वारा अक्वायर होनी चाहिए। और गांधी जी विश्वास करते हैं कि ऐसे एजुकेशन सिस्टम की जो कि किसी भी बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करता है, उसका सर्वांगीण विकास की बात करता है कि ऐसा नहीं है व्यक्ति के किसी एक पहलू का ही, बच्चे के किसी एक पहलू का ही विकास हो, वो बच्चे के पूरे ह्यूमन पर्सनैलिटी यानी कि होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी की बात वो करते हैं। और बात करें अगर रविन्द्रनाथ टैगोर की, तो रविंद्रनाथ टैगोर का जो एजुकेशनल सिस्टम रहता है वो स्टूडेंट्स को नेचुरली ग्रो करने की बात करता है। रविंद्रनाथ टैगोर का जो एजुकेशनल फिलॉसफी रहती है। और राधा कृष्णन की अगर बात करें तो राधा कृष्णन एक इंटेलेक्ट की बात करते हैं कि जो स्टूडेंट्स का इंटेलेक्ट होता है वो उनके हार्ट की ग्रेस के हिसाब से रिजल्ट देता है, इस तरह की बात राधा कृष्णन करते हैं। और अगर जाकिर हुसैन की बात करें तो जाकिर हुसैन जो है ओवरऑल ग्रोथ की बात करते हैं, वो किसी एक पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव या पहलू की बात नहीं करते हैं जाकिर हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। For children in the age group of 2 to 8 years old, the pattern of development include motor, social, emotional, cognitive and कि जो 2 से 8 साल तक का जो एज ग्रुप रहता है उनमें जो डेवलपमेंट का पैटर्न रहता है बच्चों का वो कैसा, देखिए पहले मोटर स्किल्स आती हैं, फिर सोशल स्किल्स आती हैं, फिर इमोशनल स्किल्स डेवलप होती हैं, एंड देन कॉग्निटिवली बच्चा स्ट्रांग होता है। लेकिन एक स्किल इनमें से और कौन सी रहती है जो कि बच्चा इस एज में सीखता है? अडेप्टिबिलिटी स्किल्स हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, या फिर जो है वो राइटिंग स्किल्स हैं, या लैंग्वेज स्किल्स हैं? तो देखिए ये लैंग्वेज स्किल्स रहती हैं। लैंग्वेज स्किल्स क्यों रहती हैं? क्योंकि लैंग्वेज जो है जिस एज की बात की गई 2 से 8 साल की बात की गई है ना यहाँ पे, तो 2 से 8 साल में क्या होता है कि जो लैंग्वेज लर्निंग होती है, जो भाषा अधिगम होता है, वो इस स्टेज में सबसे फास्ट होता है। हम भाषा का जो अधिगम रहता है, लैंग्वेज लर्निंग जो रहती है वो इस स्टेज में सबसे फास्ट रहती है। और इसी स्टेज में हमारी वोकैब जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, हमारी वोकेबलरी बहुत इंक्रीज हो जाती है इस स्टेज में। हम बच्चा जो है 2 से 8 साल की एज में एक वर्ड को पहचानने और बोलने से लेके जो बड़े बड़े सेंटेंस को बोलना शुरू कर देता है। और साथ में 2 से जो 8 साल की एज रहती है इसमें हम नंबर्स को आइडेंटिफाई करना सीख लेते हैं, हम कलर्स को आइडेंटिफाई करना सीख जाते हैं, ठीक है। जो डिफरेंट टाइप की शेप्स होती हैं, जैसे शेप इस तरह की शेप होगी या इस तरह की शेप होगी, इसको हम आइडेंटिफाई करना सीखते हैं। और थोड़ी सी रीजनिंग भी हमारी स्ट्रांग होती है 2 से 8 साल की एज में। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कि इनमें से कौन सा जो है वृद्धि और विकास की प्रक्रिया के लिए जो होती है उनमें से उनके लिए सही बैठता है? तो बोथ आर नेचुरल प्रोसेसेस, ये स्टेटमेंट है। देखो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बोथ आर नॉट नेचुरल, आई थिंक they are not natural. Growth is natural while development needs external interventions. And if growth is satisfactory, development follows. अगर growth satisfactory हो तो डेवलपमेंट भी होगी, ऐसा जरूरी नहीं है कि जिसकी ग्रोथ अच्छी हुई है उसकी डेवलपमेंट भी आगे जाके अच्छी हो। बोथ द प्रोसेसेस गो टुगेदर विदाउट एनी एक्सटर्नल इंटरवेंशंस। देखिए ग्रोथ एक अलग फैक्टर है और डेवलपमेंट एक अलग फैक्टर है, तो इसमें जो सही स्टेटमेंट रहती है वो रहती है आंसर 2 यानी कि सेकंड स्टेटमेंट। देखिए ग्रोथ तो नेचुरल होती है हमारी, सबकी हाइट बढ़ती है, सबका वेट बढ़ता है, वो नेचुरल है, एक नेचुरल ऑर्डर को फॉलो करता है। लेकिन डेवलपमेंट को कुछ एक्सटर्नल इंटरवेंशंस भी चाहिए होती है। डेवलपमेंट जो है बाहर से जो एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल का मतलब यहाँ पे बात की जा रही है एनवायरनमेंट की बात की जा रही है कि बच्चा जो है वो डिफरेंट टाइप के कल्चर या सोशियोलॉजिकल एनवायरनमेंट में रहता है, तो उसकी डेवलपमेंट की जो नीड्स होती हैं वो अलग होती हैं और उसका डेवलपमेंट पैटर्न एक दूसरे कल्चर और एनवायरनमेंट वाले एक्सटर्नल जो एनवायरनमेंट रहता है उससे डिफरेंट रहता है। तो उसकी ग्रोथ, उसकी डेवलपमेंट का पैटर्न भी चेंज हो जाता है एज कम्पेयर टू अदर कल्चर पर्सन्स। तो ये रहता है इसमें सही आंसर ऑप्शन 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस इज गिवन बाय। देखिए बहुत बार ये क्वेश्चन अलग अलग जो टैट के पेपर रहते हैं, सी टैट का पेपर है, तो उसमें क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी ये किसने दी हुई है?
तो ऑप्शन है हार्वर्ड गार्डनर, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, अल्फ्रेड बिनेट, B.F. स्किनर। तो देखिए ये थ्योरी दी है हार्वर्ड गार्डनर ने, जो कि एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने जो ये थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, इनकी एक बुक थी जिसका नाम है फ्रेम्स ऑफ माइंड, फ्रेम्स ऑफ माइंड। इस फ्रेम्स ऑफ माइंड बुक में इन्होंने थ्योरी ऑफ ये मल्टीपल इंटेलिजेंस दी है। इसमें उन्होंने बोला हुआ है कि देयर आर मल्टीपल इंटेलिजेंसेस, कि किसी भी व्यक्ति में ऐसा नहीं है कि कोई एक टाइप की इंटेलिजेंसेस होगी, हर व्यक्ति में अलग अलग टाइप की इंटेलिजेंस रहती है। तो इंटेलिजेंस का कोई एक सिंगल पैमाना नहीं है कि कोई पढ़ने में अच्छा है तो वो इंटेलिजेंट है, नहीं। कोई कारीगरी में अच्छा हो सकता है, कोई पेंटिंग में अच्छा हो सकता है। तो एक मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात की है गार्डनर ने। इनिशियली गार्डनर ने 8 टाइप की इंटेलिजेंसेस की बात की थी, और बाद में उसने जो है इंक्रीज करके इसको 9 बना दिया था, इस इंटेलिजेंसेस को 9 बना दिया था। जबकि अगर बात करें हम अल्फ्रेड बिनेट की, यहाँ देखो अल्फ्रेड बिनेट का नाम भी है, तो अल्फ्रेड जो बिनेट है, इन्होंने यूनिफैक्टर थ्योरी दी थी, जिसको जनरल फैक्टर थ्योरी भी कहा जाता है, यूनिफैक्टर और जनरल फैक्टर थ्योरी। और रॉबर्ट स्टर्नबर्ग की अगर मैं बात करूँ, तो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने भी एक थ्योरी दी थी जिसे ट्राइकिक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस कहा जाता है। ठीक है, ट्राइकिक की स्पेलिंग रहेगी आपकी TRIARCHIC, ट्राइकिक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। और B.F. स्किनर, जो कि बहुत जाना माना नाम है, इन्होंने ऑपरेट कंडीशनिंग की थ्योरी दी थी, जिसको हम एक अलग से एक सीरीज शुरू करूंगा मैं, उसमें हम अलग से इनको डिस्कस करेंगे थ्योरीज को। ठीक है, तो अलग अलग थ्योरी दी है, तो इसका आंसर रहेगा हार्वर्ड गार्डनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु गेव द फॉर्मूला ऑफ IQ, की IQ का फॉर्मूला जो है वो किसने दिया है? विलियम स्टर्न ने दिया है, टर्मन ने दिया है, विनेट ने दिया है, गाल्टन ने दिया है। देखिए IQ का फॉर्मूला जो है 1916 में दिया था, किसने? टर्मन ने। 1916 में टर्मन ने ये दिया था। IQ इंटेलिजेंस क्वोशिएंट भी कहा जाता है। और अगर अकॉर्डिंग टू टर्मन बात करें, तो अकॉर्डिंग टू टर्मन ने बोला है कि चाइल्ड ऐसे बच्चे जिनका IQ 90 से लेके 100 के बीच में रहता है, वो क्या है? वो एवरेज इंटेलिजेंस है। वो कैसी इंटेलिजेंस है? वो औसत है। औसत मतलब कि लगभग 60% ऑफ द पॉपुलेशन जो रहती है वो एवरेज इंटेलिजेंस वाली रहती है। और इन्होंने एक इंटेलिजेंस क्वोशिएंट का एक फॉर्मूला भी रहता है, जिसमें हम मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज, जो कि वर्तमान एज होती है बच्चे की, उसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, तो ये IQ का एक फॉर्मूला भी रहता है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। जो मेंटल एज रहती है वो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के ऊपर बेस्ड रहती है, और जो क्रोनोलॉजिकल एज रहती है वो कि वो पर्टिकुलर पर्सन जो है वो कितने साल का है, ये यहाँ पे रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो देखिए एक चीज मैं यहाँ पे एक और चीज बोलना चाहूंगा कि IQ की क्लासिफिकेशन की गई है IQ के रेंज के बेस पे। जैसे किसी का IQ अगर 140 या 145 से अबव है तो उसको जीनियस माना जाता है। और एवरेज का मैंने आपको बता दिया 90 से 115 का वैसे एवरेज रहता है। और कहीं जो क्लासिफिकेशन रहती हैं IQ की, उनमें 90 से 110 रहता है। और जैसे इन्होंने 90 से 100 की बात की है टर्मन ने, तो बेसिकली ये 90 से 110 के बीच का रहता है। और जैसे किसी का मान लो 25 है, 0 से 25 के बीच में कोई आता है तो उसको इडियट कहा जाता है। ठीक है, मतलब एक क्लासिफिकेशन IQ की। किसी का 25 से 50 है तो उसको इम्बेसिल कहा जाता है। कोई 50 से 70 है तो उसको मोरोन कहा जाता है। 70 से 90 है तो उसको डल या फिर बॉर्डर लाइन कह दिया जाता है। तो ऐसे अलग अलग क्लासिफिकेशन की गई है IQ की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, टू मोटिवेट स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम टीचर शुड, क्या किसी भी बच्चों को क्लास में मोटिवेट करने के लिए टीचर्स को क्या करना चाहिए? तो देखिए ऑप्शन है, ऑलवेज अप्रिशिएट योर स्टूडेंट्स, ऑलवेज बी क्रिटिकल ऑफ योर स्टूडेंट्स, यूज प्रेज एंड क्रिटिसिज्म जुडिशियसली, एंड गिव कमेंट्स दैट इंडिकेट नीदर अप्रिशिएशन नॉर क्रिटिसिज्म। अब देखिए कि बच्चों को क्या हमेशा अप्रिशिएट करना चाहिए? कि हमेशा अप्रिशिएट करते रहेंगे तो वो भी अच्छा नहीं होता। ऑलवेज बी क्रिटिकल ऑफ योर स्टूडेंट्स, कि हमें जो है वो क्रिटिकल बने रहना चाहिए, ये करना चाहिए। या फिर यूज प्रेज एंड क्रिटिसिज्म जुडिशियली, या हमें जो प्रेज और जो क्रिटिसिज्म रहता है उसका एक वाइजली हमने उसका यूज करना है, कि कब हमें लगेगा कि इसको प्रेज करने की जरूरत है, कब किसी को लगेगा किसी को क्रिटिसाइज या किसी को डांटने की जरूरत है। तो वो हमें पता होना चाहिए। तो वो मोटिवेट करने के तरीके रहते हैं, इसको पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट भी कहा जाता है। ठीक है,
तो इसमें रहेगा ऑप्शन 3 राइट आंसर, कि यूज करना है हमने किसका, प्रेज और क्रिटिसिज्म का जुडिशली वाइजली, कि कहाँ पे पॉजिटिवली उसको इन्फ्लुएंस करना है, कहाँ पे नेगेटिवली उसको मतलब मोटिवेट करना है। तो ये टीचर के हाथ में रहता है कि वो प्रेज और क्रिटिसिज्म का जुडिशियली यूज करे और कमेंट्स दे, इंडिकेट करे, उनको अप्रिशिएशन करे, बीच बीच में ये भी रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अकॉर्डिंग टू मैस्लो थ्योरी द सीक्वेंस ऑफ नीड्स, देखो मैस्लो, अब्राहम मैस्लो एक रहते हैं बंदे, एक साइकोलॉजिस्ट रहते हैं, बंदे तो नहीं बोल सकता मैं, बट साइकोलॉजिस्ट रहते हैं। तो उन्होंने एक सीक्वेंस दी है नीड्स की, किसी भी व्यक्ति को सर्वाइव रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए कुछ ज़रूरतें रहती हैं व्यक्ति की। तो वो ज़रूरतें क्या रहती हैं, सीक्वेंस वाइज हमने उनको यहाँ पे ड्रॉ करना है। देखिए फिजियोलॉजिकल सेफ्टी, फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, सेल्फ रिस्पेक्ट नीड्स, लव एंड बिलोंगिंग्स। तो इसमें अगर हम बात करें तो इसमें जो ऑर्डर रहने वाला है वो रहने वाला है ऑर्डर 3 यानी कि आंसर सी। तो सबसे पहले रहेगी हमारे यहाँ पे फिजियोलॉजिकल नीड, उसके बाद रहेगी सेफ्टी वाली नीड्स जिसको सिक्योरिटी नीड्स भी कहा जाता है, और उसके बाद रहेगी लव एंड बिलोंगिंग्स, हमें केयर, प्यार भी चाहिए होता है, ठीक है, अफेक्शंस चाहिए होती है। उसके बाद रहता है हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट, ये हम सेल्फ रिस्पेक्ट वाले इशू के ऊपर भी बात करते हैं। और फिर रहता है हमारा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो इसमें जो फॉर्मेट रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी वाला फॉर्मेट। देखिए मेजलो ने जो एक थ्योरी दी थी, एक राइजिंग ऑर्डर में एक थ्योरी दी थी, जिसमें बोला गया था कि कुछ लेवल होते हैं बेसिक सर्वाइवल के, या उनको लेवल कह सकते हैं, एक नीड्स भी कह सकते हैं, कि नीड्स रहती है, हायर ऑर्डर नीड्स कह सकते हैं, कि जैसे हम एक एक लेवल क्रॉस करते हैं, जैसे मैं फिजियोलॉजिकल लेवल क्रॉस करूंगा तो मेरी अगली नीड होगी खुद को सेफ रखने की। फिजियोलॉजिकल नीड्स में आपकी क्या आ जाएंगी, जैसे आपको मान लो भूख लगती है तो आपको खाना चाहिए, प्यास लगती है ना, टेम्परेचर रेगुलेशन बॉडी का जो आता है, सेक्स हार्मोन्स जो आते हैं, वो फिजियोलॉजिकल, जो सेक्सुअल अर्ज है वो एक फिजियोलॉजिकल नीड्स है। तो वो जिनको हम लोएस्ट मानते हैं, ठीक है, रेस्ट मतलब ऑक्यूपाई वाली स्टेट्स हैं ये। उसके बाद सेफ्टी नीड्स आती हैं हमारी। इन नीड्स में क्या रहता है कि मेनली कंसर्न हमारा किसके साथ रहता है, सिक्योरिटी के साथ रहता है। जैसे कि हम कहाँ पे सिक्योर फील करते हैं, सेफ फील करते हैं, आउट ऑफ डेंजर फील करते हैं, तो वो आपका सेफ्टी वाली नीड्स में आ जाएगा। फिर लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड्स वाला। लव एंड बिलोंगिंगनेस वाली नीड्स में क्या रहता है, इसमें व्यक्ति क्या चाहता है, व्यक्ति एक एक्सेप्टेड मेंबर बनना चाहता है एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप का। एक्सेप्टेड मेंबर की, एक समाज में जब हम रहते हैं तो समाज में हमारी एक आइडेंटिटी बननी चाहिए, एक आइडेंटिटी क्रिएट करना चाहता है व्यक्ति अपने लिए, ठीक है, इसमें ऐसा रहता है लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड्स में। और एक फैमिली एनवायरनमेंट भी चाहता है वो, कहीं ना कहीं फैमिली के साथ हो चाहे सोसाइटी के साथ हो, और एक अच्छे इंटीमेट रिलेशंस बिल्ड करना चाहता है वो अपने सोसाइटी में, ताकि उसकी इमेज सोसाइटी में अच्छी रहे। फिर आती है आपकी एस्टीम नीड्स आ जाती हैं कुछ, है ना। एस्टीम नीड्स को हम, जिसको हम सेल्फ रिस्पेक्ट नीड्स भी कहते हैं, इनको एस्टीम नीड्स भी कहा जाता है, ठीक है, एस्टीम नीड्स भी इनको कहा जाता है। तो इनमें क्या रहता है, देखिए सेल्फ एस्टीम नीड्स या सेल्फ रिस्पेक्ट वाली जो नीड्स है वो दो टाइप की, मैं इनको दो टाइप में बता सकता हूँ। एक तो हो गया कि आपकी जो रिस्पेक्ट वाली है, रेपुटेशन या स्टेटस वाली है, कि आपकी सोशल स्टेटस कैसा है, आपकी सक्सेस, आपकी स्तर की सक्सेस है, आपकी आपकी प्रसिद्धि कितनी है, फेम कितना आपको मिला हुआ है, एक तो ये हो गया इसमें। और एक सेल्फ एस्टीम, एक सेल्फ रिस्पेक्ट वाला पोर्शन आ जाता है, जिसमें हम एक सेल्फ डिग्निटी की बात करते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट की बात करते हैं इंडिविजुअल की, ठीक है। तो ये आपके सेल्फ रिस्पेक्ट या कि एस्टीम नीड्स में आ जाता है। फिर आपका आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जो कि लास्ट में आता है, या कहते हैं कि सबसे लास्ट में ही सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ही होता है। इसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति होता है उसकी इच्छा होती है अपना जो उसका पोटेंशियल है उसको फुलेस्ट तक अचीव करने की, उसका पोटेंशियल कहाँ तक है, वो अपने पोटेंशियल को पूरा जो है वो सर्च करना चाहता है, पूरा उसको खोजना चाहता है, और पूरा जो कैपेबिलिटीज है उनको आजमाना चाहता है। वो खुद को एंगेज रखना चाहता है एक्टिविटीज में जिनमें वो खुद को वेल सूटेड मानता है, जिनको वो अच्छे से परफॉर्म करना जानता है। तो ये मेस्लोव की थ्योरीज की नीड रहती है जो किसी भी व्यक्ति को सरवाइव करने के लिए चाहिए होती है, किसी भी व्यक्ति के लिए, ठीक है। ये 5 टाइप की नीड की बात की थी मेस्लोव ने, जो कि यूएसए के एक साइकोलॉजिस्ट थे, ठीक है, यूएसए के थे। ये थोड़ा आप कंफर्म कर लेना कहाँ के थे, मुझे अभी थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा इस चीज़ का कि कहाँ से थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है हमारा क्वेश्चन नंबर 10।
तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, व्हाट शुड अ टीचर डू टू गेट रीड ऑफ द हैबिट ऑफ स्टीलिंग इन द स्टूडेंट्स, कि टीचर को क्या करना चाहिए कि वो बच्चों में जो चोरी की आदत लगी हुई है उसको कम करें। तो इसमें क्या रहने वाला है कि ऑप्शन पहले, कॉन्सिक्वेंसेस शुड बी टोल्ड, उनको परिणाम पहले ही बता देने चाहिए कि अगर आप चोरी करोगे तो आपको ऐसा होगा। इट शुड बी एक्सप्लेन्ड बाय गिविंग एग्जांपल्स, तो उनको पहले कुछ उदाहरण देने चाहिए, एग्जाम्पल दिखाने चाहिए समाज की कि देखो इन लोगों ने चोरी की, आप भी चोरी करोगे तो आप भी फंस जाओगे। पनिशमेंट शुड बी गिवन, या आपको सजा मिलेगी अगर आप चोरी करोगे, या तो ये बताना पड़ेगा। चेस्टाइज भी कहीं ना कहीं वो सजा वाला इसमें आ जाता है, चेस्टाइज भी पनिश करना होता है, सजा देना होता है। तो देखिए, अगर हमें बच्चों को पहले ही किसी चीज़ के हम परिणाम उनको बता दें तो वो वैसी हरकत करने की कोशिश नहीं करते। हम पहले ही बता दें कि चोरी करने के ये परिणाम होंगे, ये कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, तो बच्चे जो है वो कहीं ना कहीं चोरी जैसी चीज़ों की जो हैबिट होती है उसको गिव अप कर देंगे, उसको छोड़ देंगे, उससे गेट रिड ऑफ हो जाएंगे। तो ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चंस साइकोलॉजी के, पेडागोजी के, या शॉर्टली में कहूँ सीडीपी के। तो आप बताइएगा कमेंट करके कि ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे, और कोई भी आपके सुझाव होंगे वो भी आप शेयर कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें अपने भाई बहनों के साथ, मित्रों के साथ, ठीक है। और चैनल से जो भी पहली बार जुड़ रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। वंदे मातरम। जय हिंद।